नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल में। साथियों, हाल ही में मैंने मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर एक वीडियो इस चैनल पर पब्लिश किया था। ये वीडियो उसी का पार्ट 2 है। इस वीडियो को बनाने का मन मेरा तब हुआ जब मैंने एक बहुत ही फेमस व्हाट्सएप एजुकेटर का ब्लॉग पढ़ा। वह प्लांट बेस्ड ऑफ होल फूड के बारे में अपने व्हाट्सएप पर काफ़ी जानकारियाँ साझा करते हैं। उनका नाम है ललित कपूर। ललित कपूर साहब आईआईटी से पढ़े हुए हैं और वर्तमान में वह अमेरिका में रहते हैं। वह बहुत लंबे समय से इस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं कि सबसे सही आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल कैसे जिया जा सकता है और अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो मैं ललित कपूर जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ और उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा। उनके इन्फॉर्मेशन का स्रोत डॉक्टर रॉबर्ट ओएस्टफेल्ड के वीडियोस पर बेस्ड है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के साथ। तो ये वीडियो मेरे मेटाबॉलिक सिंड्रोम पार्ट 1 के वीडियो का दूसरा भाग है। अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया पहले वह वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको इसके बारे में और डिटेल में पता चल सके और आप इसी आर्डर में मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में जान सके। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जो 5 बिंदुओं के आधार पर स्वास्थ्य की एक स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। ये 5 बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। इसमें नंबर 1 है कमर या पेट का आकार, आपकी लंबाई के आधे से अधिक होना। फिर नंबर 2 है रक्तचाप। रक्तचाप अगर 130/85 से अधिक है। फिर नंबर 3 है ट्राइग्लिसराइड्स 150 से अधिक होना। फिर नंबर 4 है हाइजेन डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल 40 से कम होना। और अंत में नंबर 5 है फास्टिंग ग्लूकोज 100 से अधिक होना। अगर आपके पास इन 5 स्थितियों में से कोई भी 3 स्थितियां मौजूद हैं तो ये माना जाएगा कि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रसित हैं। और अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्थिति नहीं है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा माना जाएगा। इसलिए इन बिंदुओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, उपरोक्त 5 स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति इंसुलिन के प्रतिरोध के कारण होती है। इसमें पहला है कि आपके शरीर में जैसे जैसे फास्टिंग इंसुलिन का स्तर बढ़ता है, आपके बॉडी मास का इंडेक्स भी वैसे ही बढ़ता रहता है। इंसुलिन की उपस्थिति शरीर को फैट बर्न करने से रोकती है। ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है जो फैटी एसिड के साथ मिलकर ट्राइग्लिसराइड्स बनाता है और जो फैट कोशिकाओं में संग्रहित होता है। जब शरीर में ग्लूकोज समाप्त हो जाता है तो इस प्रक्रिया का विपरीत उपयोग किया जाता है। हालांकि इंसुलिन की उपस्थिति ऐसा नहीं होने देती और शरीर फैट को बर्न करने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद दूसरा है कि इंसुलिन गुर्दे में नमक को बनाए रखने के लिए उत्तेजित करता है, जिससे खून में तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है और इस प्रकार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मनुष्य का लीवर केवल 100 ग्राम तक ग्लाइकोजन संग्रहित कर सकता है। उसके बाद लीवर डी नोवो लिपोजेनेसिस नामक प्रक्रिया से गुजरता है, जिसका अर्थ है नए फैट का निर्माण। फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल ग्लाइकोजीन के एक मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं जो रक्त में ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को बढ़ाते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि ट्राइग्लिसराइड में वृद्धि से उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन में भी कमी आती है। इसके बाद पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसुलिन प्रतिरोध मांसपेशियों की कोशिकाओं, लीवर कोशिकाओं और फैट कोशिकाओं में ट्रिग्लिसराइड्स के रूप में शुगर को संग्रहित करने वाली शरीर की क्षमता को कम करता है। इसलिए यह खून में हाई शुगर लेवल को जन्म देता है जो डायबिटीज़ का कारण बनता है। इसलिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मुख्य कारण इंसुलिन असंवेदनशीलता या इंसुलिन प्रतिरोध है। सेंसिटिविटी में कमी 2 मुख्य कारणों से होती है। पहला है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट का लंबे समय तक सेवन। सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक 16 घंटों का लंबा भोजन समय शरीर में आवश्यकता से अधिक समय तक इंसुलिन की उपस्थिति बनाए रखता है, जो कि शरीर को इंसुलिन के प्रति कम सेंसिटिव बनाता है। तो साथियों, इन सभी बातों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने ये सोचा कि
इस टॉपिक का पार्ट 2 भी मुझे ज़रूर बनाना चाहिए और अपने व्यूअर्स के साथ इस जानकारी को अवश्य साझा करना चाहिए। तो साथियों, मुझे लगता है कि हम सभी को इस टॉपिक को समझना बेहद आवश्यक है और इस स्थिति को यथासंभव रोकने का प्रयास करना चाहिए। अपने पेट के घेरों को कम करके और अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखकर हम इसे रोक सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सबसे इस पार्ट 2 वाले वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं वो ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी रुक रुक कर उपवास करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपके खाते पीते रहने का समय बहुत लंबा है, सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, यदि आप लगातार खाते रहेंगे तो प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट के सेवन से शरीर में इंसुलिन का रिसाव होगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यह इंसुलिन रिसाव अधिक समस्याएं पैदा करेगा और बार बार इंसुलिन रिसाव से शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध पैदा होगा। इसलिए इस प्रक्रिया को उलटना बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे अच्छा तरीका है कि 16 घंटे उपवास रखें और खाने के लिए केवल 8 घंटे का समय रखें। और अगर आप खाने के लिए केवल 6 घंटे का समय रख रहे हैं तो वह और ज़्यादा अच्छा होगा, खासकर 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए। अगर आपकी उम्र 40 या 45 वर्ष से अधिक है तो आपको केवल 6 घंटे का समय खाने के लिए रखना चाहिए और बाकी के समय में आपको उपवास रखना चाहिए और आपको कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप केवल एक छोटा सा लड्डू भी खा ले रहे हैं तो ये भी आपके इंसुलिन को काफी बढ़ा देगा और ये चीजों को सामान्य नहीं होने देगा। हम अपने दिनचर्या में कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन ज्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट की खपत अधिक होती है, इसीलिए हमें इसे कम से कम करना चाहिए और यह केवल सुबह के नाश्ते या दोपहर के भोजन के समय ही होना चाहिए। ये देर रात या रात के खाने में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करें जो लंबे समय तक आपके लिए एक खतरनाक स्थिति या हमारे शरीर में मेटाबॉलिक सिंड्रोम के विकास को रोकने के लिए काम करेगी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि यदि आपके पास मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कोई संकेत और लक्षण नहीं हैं तो आप निश्चित रूप से ये मान सकते हैं कि आप अच्छे स्वास्थ्य और एक अच्छे जीवन का आनंद ले रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आपको ये जानकारियां काम की लगी हो तो इसको अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और लोक टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।